हाँ जी, तो आज का अपना चर्चा विषय है आयुर्वेद और उसके अंतर्गत नए विद्यार्थी के बारे में। तो सबसे पहले अपन मैजिक ऑफ आयुर्वेदा की तरफ से भगवान धन्वंतरी को वंदन करते हुए, महर्षि चरक को याद करते हुए चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहली जो सीखने की बात है वो विज्ञान, यानी कि विज्ञान शब्द का मतलब ज्ञान से तात्पर्य है, वो भी विशिष्ट ज्ञान से, यानी विशेष ज्ञान ही विज्ञान होती है। और कोई भी जो विज्ञान है उसके अंतर्गत उसका निर्माण कैसे होता है, तो उसके जो निर्माण होता है सिद्धांतों के संकलन से हुआ होता है। आपको सिद्धांत पता होंगे, यानी कि सिद्धांत मतलब कि सिद्धांतों नाम स या परीक्षके बहुविध परीक्षा, यानी कि वो सारी विधाएं जो कि बहुत बार परीक्षा करने के उपरांत, ठीक है, निर्धारित या निर्मित करी जाती हैं, वो सिद्धांत होते हैं। जैसे आपके कुछ सिद्धांत होंगे, वैसे ही विज्ञान के निर्माण जो होता है उस सिद्धांत या थ्योरम के बिहाफ पे या उनके संकलन के आधार पे होता है। अब रही बात यहाँ पे जो विज्ञान शब्द है, हम उसको केवल ज्ञान मात्र से समझेंगे, ठीक है। यानी कि जो एक विद्यार्थी के जीवन में जितनी भी ज्ञान वो पूरे अपने आयु के अंतर्गत संकलन करता है, वो जो ज्ञान है वो देखा जाए तो दो रूप में होता है। पहला होता है उस ज्ञान का जो रूप होता है या उस ज्ञान के जो सिद्धांत होते हैं, दो रूप में विद्यमान रहते हैं। तो पहला आधारभूत सिद्धांत होता है, दूसरा प्रायोगिक सिद्धांत होते हैं। यानी कि हमने अपने जीवन में जितनी भी चीज़ें अनुभूत करी है वो कुछ ऐसे ज्ञान है जो फंडामेंटल नॉलेजेस हैं, यानी कि मौलिक ज्ञान है, और कुछ वैसी होती हैं जो उन फंडामेंटल नॉलेज के आधार पे हम अप्लाई करते हैं, यानी कि अप्लाइड नॉलेज होते हैं। चलिए इसको और सरल करके समझते हैं। अब रही बात आधारभूत सिद्धांत बोलने का मतलब क्या है। देखो, जो आधारभूत सिद्धांत है उसका मतलब होता है कि अनचेंज्ड फॉर्मेट में जो आपको ज्ञान मिलता है, यानी कि ऐसी ज्ञान जो कि आपने एक बार सीखा और पूर्णतः लाइफ में वो हमेशा फिक्स है, उसमें कोई चेंजेज नहीं होते। जैसे यदि आप बायो से हैं, तो यदि बोन की संख्या बात करूं तो आप किसी भी ईयर में पढ़ोगे, कभी भी पढ़ोगे 206 ही बोलोगे। ये आपकी क्या हो गई, सर्टेन पैरामीटर, यानी कि जो एलोपैथी या फिर मॉडर्न के एस्पेक्ट से जो दिया गया है कॉन्सेप्ट, उनकी जो पैरामीटर रहे हैं उसमें 206 ही बोन्स की संख्या है। मसल्स भी, ग्रेविटेशनल फोर्स की जो जी की वैल्यू है, ये सब सारी चीज़ें क्या है, सदैव अनचेंज रहेंगी। कुछ वैसे ज्ञान होते हैं, तो जब वैसे ज्ञान जो अनचेंज फॉर्म में रहें, जिसको आपको एक बार एक्सेप्ट किया आपने, तो पूरे लाइफ अनचेंज रहेंगे, वो ऐसी जब ज्ञान होती है उसको आधारभूत सिद्धांत या फंडामेंटल नॉलेज बोलते हैं, ठीक। एक होता है प्रायोगिक। प्रायोगिक का मतलब क्या है, अप्लाइड नॉलेज, यानी कि वे ज्ञान जो समय के साथ बदलते हैं या उन ज्ञान का उत्तरोत्तर विकास होता है या वे नए स्वरूप में आते हैं। यदि इस टाइप के जो ज्ञान होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रायोगिक, यानी कि अप्लाइड नॉलेज। अब देखो क्या है कि जो फंडामेंटल नॉलेज है, फंडामेंटल नॉलेज ही अप्लाइड नॉलेज में जाते हैं, यानी कि फंडामेंटल नॉलेज के आधार पे ही हम अप्लाइड नॉलेज को विकसित करते हैं, क्योंकि ये परिवर्तन आते हैं, इनमें विकास होता है, इनमें ये नए स्वरूप में बदलते हैं जो अप्लाइड नॉलेज होता है। अब देखो, हमने सीखा कि ज्ञान जो है वो दो रूप में विद्यमान है। एक तो आधारभूत ज्ञान रूप में जो कि अनचेंज फॉर्म में होते हैं, एक होता है प्रायोगिक जो कि सर्टेन समय के साथ आधारभूत ज्ञान के विकास होते होते उसको अप्लाई करने के कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं, उसे प्रायोगिक सिद्धांत यानी अप्लाइड नॉलेज बोलते हैं। अब रही बात अध्ययन की प्रणाली। अध्ययन की प्रणाली मतलब कि जैसे आप इमेजिन करिए, अभी आप विद्यार्थी हैं, तो आप अनुमानित करिए कि जब आप क्लास 7th में थे, क्लास 9th में थे और क्लास 11th में थे, तो आपको जो सब्जेक्ट के अंतर्गत जो टॉपिक्स पढ़ाए गए, यदि मैं आपकी बायोलॉजी की बात करूं, तो आप 7th में, 9th में और 11th में आपको एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम्स, इनके बारे में विटेकर के लॉ, आर एच विटेकर्स के जो 5 किंगडम है, 3 किंगडम, 2 किंगडम, अदर अदर के अनुसार ये पढ़ाए गए।
आपको 1D 2D मोशन, ठीक है, 7th में थे तो 1D, फिर इसके बाद 9th में गए तो 2D, ऐसे करके प्रोजेक्टाइल 11th 12th में धीरे धीरे सब्जेक्ट बढ़ते गए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फंडामेंटल नॉलेज हैं, ठीक, यानी कि जो फंडामेंटल नॉलेज की जो सब्जेक्ट्स थी आपको 7th में पढ़ाया गया, 9th में और 11th में, वैसे ही आप जो क्लास 6th में पढ़े हैं वही सब्जेक्ट को एलोबरेट करके क्लास 8th में पढ़ाया गया, उसी को क्लास 12th में और डिटेल किया गया। जैसे आपको याद होगा, आपने रिप्रोडक्शन की पहली स्टेज क्लास 6 में पढ़ी थी, बडिंग, मुकलिंग, ठीक है, ऐसी कॉन्सेप्ट। फिर क्लास 8th में ह्यूमन रिप्रोडक्शन का छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर क्लास 12th में उसको और इलोबरेट करके बताया गया। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये जो नॉलेज हैं, यानी आपने अब तक जो भी पढ़ा है वो भी इसी ज्ञान के प्रणाली के आधार पर पढ़ाया गया है आपको। यानी कि आपने क्लास 7th 9th 11th के जो सब्जेक्ट है थोड़ी सी सिमिलरिटी उनमें दिखेगी आपको, तो उनमें जो सिमिलरिटी दिख रही है तो वो जो सब्जेक्ट्स थे उनके अंतर्गत जो चैप्टर्स थे वो फंडामेंटल नॉलेज के कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करते थे। यानी कि आपने 7th 9th 11th के जो सब्जेक्ट है इसमें आपने सारे सिस्टम पढ़े होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्योंकि वो जो सिस्टम्स हैं वो अनचेंज हैं। आपने एक बार देख लिया कि लूप को फैलने से ऐसे ब्लड सर्कुलेशन होता है, उससे यूरिन और जो भी चीज़ें हैं एक्सेट्रा पदार्थ जो होते हैं वो बाहर निकाल लिए जाते हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ें अनचेंज्ड है, इसलिए इनको फंडामेंटल बोलते हैं। और आपके अध्ययन प्रणाली में भी आपको फंडामेंटल सिखाए गए थे। अब उन्हीं फंडामेंटल का कुछ ना कुछ एस्पेक्ट आपको क्लास 8th 6th 12th में उसके अप्लाइड सिखाए गए, ठीक है। तो यही अध्ययन प्रणाली होती है, इसी को हम अध्ययन प्रणाली बोलते हैं। लेकिन आप एक चिकित्सा पद्धति से जुड़े हुए हैं तो इसके अंतर्गत अध्ययन प्रणाली कैसी रहनी चाहिए, ठीक है। देखिए, तो पहली बात रही कि आप विज्ञान या फिर शास्त्रीय संकलन जब करते हैं तो कोई एक आतुर, आतुर इट मीन्स पेशेंट, ठीक है, कोई भी एक पेशेंट है उसके अंतर्गत किन अवस्थाओं में आपको सैद्धांतिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेने होंगे उसकी चिकित्सा के लिए, या कभी कभी उसके प्रायोगिक सिद्धांतों के अंतर्गत उसको चिकित्सा करनी पड़ेगी, या हो सकता है कि दोनों। तो ऐसी जो है अध्ययन प्रणाली की जो विकसित क्रम है इसमें आपको दोनों का ही मुख्यतः प्रयोग करना पड़ता है। यानी कि कोई भी आतुर या पेशेंट है उसकी जब ट्रीटमेंट करोगे, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में उसको उतरिएगा आप, तो आपको क्या है कि उसके फंडामेंटल्स नॉलेज, यानी कि आपको फिजियोलॉजी एनाटॉमी के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिजियोलॉजी एनाटॉमी इट मीन्स कि फंडामेंटल नॉलेज। जब आप डिजीज के फॉर्म में जाओगे तो डिजीज को क्योर करना, उसकी ट्रीटमेंट जो चीज़ होती है अप्लाइड नॉलेज होती है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि आपको हमेशा प्रायोगिक और सिद्धांतिक दोनों का सम्मिलित रूप को प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है, सम्मिलित रूप में आपको प्रयोग करना पड़ेगा। अब देखिए, आपको क्या पता चलेगा कि आपने क्लास पूर्वोत्तर जो क्लासेस थी, क्लास 7 से लेकर 12 तक की जो आपकी नॉलेज थी फंडामेंटल से अप्लाइड का कैसे कैसे करते हुए सीखते हुए आप आए, इस बारे में मैं आपको थोड़ा सा दर्शन दिलाया। अब रही बात चिकित्सा की, तो चिकित्सा में आपको सैद्धांतिक सिद्धांत और प्रायोगिक सिद्धांतों को कैसे प्रयोग करना है ये आपने देखा। अब रही बात आयुर्वेद पे चर्चा करते हैं। तो आयुर्वेद का जो ज्ञान है, ठीक है, उसकी प्रवाह में क्या दुविधा बनती है, ठीक। तो आयुर्वेद के जो मौलिक सिद्धांत हैं उनके वर्णन आपके जो पूर्वोत्तर अध्ययन प्रणाली है, यानी कि आपने अब तक फर्स्ट क्लास से लेके 12th तक जो प्रिपरेशन रही या अध्ययन प्रणाली रही उसके अंतर्गत आपने केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स, ठीक है, यही आपने पढ़ा। तो ये फंडामेंटल्स किस चीज़ के हैं, तो ये फंडामेंटल ज्ञान प्रवाह की एक दूसरी विधि, यानी मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बिहाफ की आपने फंडामेंटल सीखा। लेकिन आयुर्वेद के जो फंडामेंटल्स है उससे आप वंचित रहे अपने अध्ययन प्रणाली में। तो इसके वजह से क्या होता है कि आयुर्वेद का जो ज्ञान प्रवाह है उसमें कुछ न कुछ दुविधा बनती है। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हर एक जो ज्ञान होता है उस ज्ञान का कुछ भाग फंडामेंटल्स होते हैं और उस फंडामेंटल के आधार पर कुछ अप्लाइड ज्ञान निकलती है। अब रही बात सीखने की, तो जो आप
फंडामेंटल्स अब तक जो पढ़ते हुए आप आए हैं उसमें क्या आपने पढ़ा है? फिजिक्स पढ़ी है, यदि 12th लेवल के बाद की बात करें, केमिस्ट्री पढ़ी है और बायोलॉजी पढ़ी है आपने। ये चीज़ें क्या हैं? आपकी फंडामेंटल, आपके ब्रेन में जितनी भी नॉलेज हैं इन सब्जेक्टों को पढ़ने के उपरांत उसका जो ज्ञान सार है वो है आपका फंडामेंटल नॉलेज। अब रही बात, ये जो फंडामेंटल नॉलेज है इसके बिहाफ को यदि आप अप्लाई करोगे, ठीक है, अपने यूनिवर्स में या फिर दुनिया में, तो उसके बिहाफ पे आप क्या बन सकते हैं? तो आप फिजिक्स की नॉलेज यदि आपको अच्छा है तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, या फिर अप्लाइड में आप इंजीनियर्स हो सकते हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन देखें, ठीक है, तो आप आर्किटेक्ट बन सकते हैं। और यदि बायोलॉजी की बात करें और केमिस्ट्री, यदि इन दोनों की कॉम्बिनेशन आप है तो आप मेडिसिन अच्छा सीख सकते हैं, यानी मेडिसिन आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति विशेष पे। तो रही बात कि आपने जो मॉडर्न पद्धति को फॉलो किया, यानी कि आपकी जो अध्ययन प्रणाली रही क्लास 1 से लेके क्लास 12th के बीच की जो सब्जेक्ट्स रहे आपके, वो आपको फंडामेंटल में इन सारी सब्जेक्ट्स को पढ़ाया गया, ठीक। और आपके माइंड सेट कैसा है? इन फंडामेंटल के बिहाफ पे आपका माइंड सेट यदि अप्लाई करेगी किया जाएगा तो आपका जो माइंड सेट है और इन क्षेत्रों में रहेगा, ठीक है, आपके माइंड सेट इन क्षेत्रों के अधीन रहेगा। अब आयुर्वेद का जो फंडामेंटल है वो कैसा है? तो आयुर्वेद का जो फंडामेंटल चीज़ें हैं और आयुर्वेद की जो अप्लाइड नॉलेज है वो थोड़ा भिन्न होती है आपकी मॉडर्न पद्धति से, मॉडर्न की शिक्षा प्रणाली से। तो आयुर्वेद के फंडामेंटल्स क्या हैं? तो आयुर्वेद के फंडामेंटल होते हैं योग दर्शन, वैशेषिक, सांख्य, ये आयुर्वेद के फंडामेंटल है। यदि इन फंडामेंटल्स को आपके पूर्वोत्तर जो अध्ययन प्रणाली है, शिक्षा शिक्षा की जो सिस्टम है उसके अंतर्गत यदि इन फंडामेंटल्स नॉलेज को हम जोड़ के रखते तो आप 12th के बाद जब आप हमारे आयुर्वेद से जुड़ते तो आपको इनके फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट पता होते और इन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के आधार पे आप इनके अप्लाइड भावों को समझ पाते, यानी अप्लाई कर पाते किसी भी यूनिवर्स में, दुनिया में, किसी व्यक्ति विशेष पे, ठीक है। तो आपका योग, योग से क्या है? ज्योतिष, और योग का ही प्रभाव रहता है शिल्प शास्त्र में। और वैशेषिक की बात करें तो वैशेषिक भी ज्योतिष पे और शिल्प शास्त्र का अप्लाइड है। वैसे ही यदि सांख्य दर्शन, वैशेषिक, योग, इन सभी का जो अप्लाइड एस्पेक्ट होता है उससे बनता है आयुर्वेद, जो कि आप एक आयुर्वेद के विद्यार्थी के रूप में हैं। अब रही बात कि फंडामेंटल्स, जो आयुर्वेद के फंडामेंटल्स हैं और जो मॉडर्न्स के फंडामेंटल्स हैं, ये अलग कैसे हो सकते हैं? ज्ञान तो एक ही है, यानी कि एक पेशेंट है, पेशेंट की चिकित्सा प्रणाली में आपको ज्ञान एक ही है, ये उसी ज्ञान के बिहाफ पे आपको फर्दर ट्रीटमेंट करना है। तो जब ज्ञान एक है तो उस ज्ञान के दो फंडामेंटल्स कैसे हो सकते हैं? यानी कि देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इधर आयुर्वेद के अंतर्गत यदि बात करें फंडामेंटल्स की तो योग, वैशेषिक, सांख्य, ठीक। तो जो फंडामेंटल अलग हो सकते हैं इसके संदर्भ में मैं दो कथन कहूँगा। देखिए, क्या है कि फंडामेंटल्स दो कैसे हो सकते हैं, तो इस संदर्भ में एक उदाहरण देता हूँ। यदि बोन बोन की संख्या आपको मॉडर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से 206 है, लेकिन आयुर्वेद में जब आते हो तो इसकी बोन की संख्या आचार्य चरक ने 360 बोली है, यानी 360, और सुश्रुत ने 300 बोली है। तो कहने का मतलब है कि जो फंडामेंटल्स इतने डिफरेंट हैं तो ज्ञान एक होते हुए भी चिकित्सा एक कैसे हो सकती है? तो इसका जो है कॉन्सेप्ट ये है कि रेफरेंस क्या है। जैसे बोन 206 हैं, आपने मॉडर्न के हिसाब से बोला, तो मॉडर्न ने एक बोन की जो पैरामीटर रखे होंगे, यानी रेफरेंस रखे होंगे कि जो चीज़ इस क्राइटेरिया में आएगा उसे हम बोन बोलेंगे। तो वैसे ही हमें ये समझना पड़ेगा कि आचार्य चरक या आचार्य सुश्रुत ने किस पैरामीटर के आधार पे बोन की गणना करी है। देखिए, पैरामीटर यदि एक हो, काउंटिंग गलत आवे तो समझ में आता है कि कॉन्सेप्ट कुछ फंडामेंटल्स गलत हैं। लेकिन जब पैरामीटर अलग हो और काउंटिंग भी अलग आवे तो इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि वो पैरामीटर या फंडामेंटल्स नॉलेज गलत है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। आपको इसलिए समझना पड़ेगा क्योंकि
फंडामेंटल नॉलेज किसी भी नॉलेज का गलत नहीं होता, फंडामेंटल अनुभवजन्य है। ठीक है, फंडामेंटल जो चीज़ें होती हैं वो अनुभवजन्य होती है और इसमें गलत होने की संभावना बहुत कम होती है। अप्लाइड जो होती है वो प्रत्यक्ष के उपरांत जो अनुभव मिलता है, ठीक है, वो चीज़ें अप्लाइड, यानी कि एक प्रकार से बोल सकते हैं कि आपकी सैद्धांतिक जो नॉलेज है, सैद्धांतिक नॉलेज के आधार पे आपको क्या मिलती है, आपका प्रायोगिक ज्ञान विकसित होता है। तो वैसे ही जो बोन 206 हैं, 300 हैं, 360 हैं, इसका कॉन्सेप्ट बस ये है कि पैरामीटर्स अलग हैं, इसलिए दो फंडामेंटल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सीखने की क्या बात है कि हमने अपनी स्कूलिंग में क्या सीखा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सीखा, फंडामेंटल्स अलग थे, मॉडर्न्स के एस्पेक्ट से हमने सीखा। अब यहाँ पे फंडामेंटल्स हमारे क्या हैं, योग, वैशेषिक और सांख्य। यदि हमारे स्कूलिंग के समय यदि फंडामेंटल्स जिस तरह हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाई गई, वो फंडामेंटल्स के साथ हमें आयुर्वेद के फंडामेंटल्स भी पढ़ाए जाते, योग, वैशेषिक और सांख्य, तो हमको दोनों पद्धतियों की जो अप्लाइड नॉलेज है या अप्लाइड साइंस है उसमें हमें जाने में या उसके अध्ययन को उत्तर अध्ययन करने में हमें ज़्यादा सहूलियत रहती। तो ये हमारी शिक्षा प्रणाली की कमी है कि हमारे फंडामेंटल्स, आयुर्वेद के फंडामेंटल्स को अभी शिक्षा प्रणाली में नहीं जोड़ा गया है। तो ये हमारी दुविधा है। इस दुविधा का अभी काफ़ी समीकरण को बैठाया गया है, आयुष मिनिस्ट्री बनी है जिसके आधार पे इन चीज़ों को सुधार किया जाएगा। तो ये देखते हैं कि फंडामेंटल्स नॉलेज जो है स्कूलिंग के समय ये थी, जो कि इनका अभाव था, इसकी वजह से हमें अप्लाइड जोड़ने में थोड़ी सी दुविधा जाती है आयुर्वेद के छात्रों को। अब रही बात, जब फंडामेंटल्स अलग अलग हैं फंडामेंटल्स, तो हम अप्लाइड भी अलग अलग ही होंगे। ठीक है, जैसे देखिए मॉडर्न के एस्पेक्ट से क्या होता है, हार्ट डिजीज, ठीक है, डायबिटीज, इनको क्या किया जाता है, कोरिलेट कर देते हैं, बोलते हैं लोग हृदय जो रोग होता है आयुर्वेद के जो अप्लाइड एस्पेक्ट है वो हार्ट डिजीज के इक्वल है, या फिर डायबिटीज है वो प्रमेह के इक्वल है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब फंडामेंटल्स दो सिद्धांतों के फंडामेंटल सिद्धांत अलग हैं तो उनके अप्लाइड भी कभी भी सेम नहीं हो सकते। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि हम कभी भी यदि समन्वय सार्थकता की बात करें तो हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि डायबिटीज के समानुपाती ही प्रमेय होता है, नहीं। आपको पता है डायबिटीज को मॉडर्न के एस्पेक्ट से चले तो दो टाइप बताए गए हैं, टाइप 1, टाइप 2, जबकि यदि हम आयुर्वेद के एस्पेक्ट से मधुमेह या प्रमेह की बात करते हैं तो उसके 20 प्रकार बताए गए हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आयुर्वेद में जो प्रमेह है, प्रमेह का जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, उनके सब टाइप्स जो बताए गए हैं वो 20 प्रकार के हैं। यानी कि 10 प्रकार के कफज बताए गए हैं, 6 प्रकार के पित्तज, 3 प्रकार के वातज, तो ऐसे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं आयुर्वेद के अंतर्गत। तो यदि समन्वय दर्शाओगे तो उसमें क्या होगा, एक देशीय समन्वय होगा। यानी कि डायबिटीज को यदि आप प्रमेह बोल के ट्रीटमेंट करते हो तो एक देशीय समन्वय होगा, यानी कि चिकित्सा यथार्थ अयथार्थ रहेगा, जिसमें मोह, सार असार, अविवेक और भ्रामक स्थितियाँ पैदा होंगी। ठीक वैसे ही जैसे कि वेस्टर्न कल्चर को अपन इंडिया में हावी होने देते हैं, वैसे ही आप डायबिटीज और प्रमेह का सार असार, अविवेक और भ्रामक स्थितियां बनेंगी यदि आप दोनों को एक साथ समझ के अध्ययन करेंगे। अब रही बात, कुछ कुछ चीज़ें हैं कोरिलेशन किससे किससे बैठाया जाता है आयुर्वेद में। यदि आप नए हैं तो आपके लिए मेडिसिन जो बोला जाता है उससे संबंधित होती है काय चिकित्सा, सर्जरी के लिए शल्य चिकित्सा, ईएनटी के लिए शालाक्य कर्म, पीडियाट्रिक्स को कौमारवृत्तम बोलते हैं, और साइकेट्रिक्स को भूत विद्या, और ऑब्स्ट्रक्टिव और गायनी के लिए प्रसूति विज्ञान, फॉरेंसिक के लिए होता है विसर्ग विरोध चिकित्सा, और जीरियाट्रिक्स के लिए आपका वाजीकरण। तो ये कुछ वैसी कॉन्सेप्ट थे जो आयुर्वेद में हैं और मॉडर्न से कोरिलेशन हमने आपको सिखाई। अब रही बात कि 10 नवंबर 2023 को 8th आयुर्वेदा डे है। इस संदर्भ में हमने इस वीडियो को बनाया ताकि आयुर्वेद के जो बच्चे हैं, जो नए विद्यार्थी जो आयुर्वेद से जुड़ रहे हैं, तो उनको क्या दुविधा है
ताकि उनको खुद की दुविधा उन्हें पता रहे कि ये चीज़ें हैं जिनको हमें कमियां हैं, और जब हम आयुर्वेद फील्ड में जुड़े हैं तो इन कमियों को कैसे दूर करें और उनके उत्तर हम आयुर्वेद को कितना जल्दी समझें। चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।